ये तो लोकतंत्र का कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, यानी निर्मम हत्या है जो देश के जज कर रहे हैं। इन जजों को लगता है कि ये देश की जनता और देश का भविष्य तय करने का अधिकार रखते हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा, बल्कि देश के जाने माने शिक्षाविद और लेखक प्रोफेसर अपूर्वानंद कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, इसी मामले पर विस्तृत चर्चा करनी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर एसआईआर के भीतर से जो निकला है वो सच में बहुत खतरनाक है। बहुत सारे नफरती विचारधारा के लोग एसआईआर को केवल इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा, जम के उनका नाम कटेगा, यानी अब्दुल टाइट होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में कहानी पलट गई है। यहाँ जिन 90 लाख से ज्यादा मतदाताओं को लिस्ट से बाहर किया गया है उनमें 63% हिंदू हैं और मुसलमान लगभग इसके आधे, यानी पश्चिम बंगाल में अब्दुल से ज्यादा अनिरुद्ध टाइट हो गया। लेकिन यदि आप एक नागरिक के रूप में देखें तो यह नुकसान न अब्दुल का है न अनिरुद्ध का, यह नुकसान इस देश का है, इस देश के लोकतंत्र का है, इस देश के संविधान का है। इस वीडियो में पश्चिम बंगाल एसआईआर से संबंधित कम से कम 5 रिपोर्ट को एकदम आसान भाषा में देखेंगे, क्योंकि ज्ञानेश कुमार की कुर्सी तो अमृत को प्राप्त कर चुकी है। जिन मतुआ समुदाय के लोगों को भाजपा नागरिकता देने का वादा कर रही थी, अब उन्हें ही ठोक के भाव से लिस्ट से बाहर किया गया है। और समझने वाली बात यह है कि भर भर के दलितों के वोट काटे गए, वो भी कई जगहों पर मुसलमानों से भी ज्यादा। बंगाल में एसआईआर के नाम पर जो हुआ है वो बेहद गंभीर रूप लेता जा रहा है। पूरे मामले को एकदम टकटकी लगाकर देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आंकड़ों की चर्चा थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि सारा खेल आंकड़ों का ही है, तो विशेष ध्यान देकर सुनिएगा। सबसे पहले द हिंदू की इस रिपोर्ट को देखिए, इसके बाद आल्ट न्यूज, न्यूज लॉन्ड्री और स्क्रॉल की रिपोर्ट को देखेंगे और यह भी समझेंगे कि कैसे भाजपा शासित राज्यों से पुलिस बल पश्चिम बंगाल में लगाया गया है और इसे लेकर क्या सवाल है। तो हिंदू की रिपोर्ट ये बता रही है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान 90 लाख वोटरों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया और इनमें से 63% हिंदू हैं, 34% मुसलमान। एसआईआर के पहले और एसआईआर के बाद जब बूथ स्तर के आंकड़ों की तुलना किया जाता है तो पता चलता है कि वोटरों में से 57.47 लाख यानी 63% हिंदू हटाए गए, जबकि 31 लाख से ज्यादा यानी 34% मुसलमान हटाए गए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल में साल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की आबादी 27% थी, लेकिन हटाए गए नाम में आबादी के अनुपात में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। यहाँ दो चीजें समझने वाली है। पहली तो ये कि मुसलमानों की आबादी 27% है, लेकिन एसआईआर में 34% मुसलमान हटाए गए। दूसरा ये समझने वाला है कि जो लोग ये सोचकर खुश थे कि मुसलमानों का नाम कटेगा, उनका नुकसान होगा, तो उनको भी झटका लगा है इस बात से कि 63% हिंदुओं के नाम कटे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में जो मतुआ समुदाय है, खासकर जिन सीटों पर मतुआ समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है, जो कि दलित समुदाय से है, बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हैं, इन्हें भाजपा नागरिकता देने का वादा कर रही थी, लेकिन एसआईआर में इनको भी बड़ा झटका लगा है। उत्तर 24 परगना जिले की बागड़ा विधानसभा सीट पर 50,000 से ज्यादा नाम काटे गए। इनमें से 46,000 से ज्यादा हिंदू हैं और 3,000 के आसपास मुसलमान। इसी जिले की बोगांव उत्तर विधानसभा सीट पर 42,000 से ज्यादा नाम काटे गए। इनमें से 37,000 से ज्यादा हिंदू हैं और 4,000 के लगभग मुसलमान। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा वोटर काटे गए। इनमें से 37,000 से ज्यादा हिंदू हैं, 12,000 मुसलमान। वहीं कुछ सीटों पर 90% से भी ज्यादा हिंदुओं के नाम कटे हैं। चुनाव आयोग ने 28 फरवरी को जो वोटर लिस्ट जारी किया था उसमें 63 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए और 60 लाख अन्य लोगों के नाम भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच में लगा दिए गए। इस 60 लाख में से 27 लाख वोटरों को 6 अप्रैल वाली लिस्ट से बाहर कर दिया गया, यानी टोटल 90 लाख से भी ज्यादा लोग, लगभग 91 लाख के आसपास वोटर पश्चिम बंगाल की लिस्ट से गायब कर दिए गए। समझने वाली बात यह है कि जांच प्रक्रिया के दौरान यानी 60 लाख वालों में जो छटनी हो रही थी तो उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र से ज्यादा वोटर हटाए गए। जैसे मुर्शिदाबाद, जो कि राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला है, यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में मुस्लिम वोटरों के नाम काटे गए। 11 लाख से ज्यादा नाम यहाँ जांच के लिए भेजे गए थे और 4,55,000 से ज्यादा नाम काट दिए गए। इसी तरह उत्तर 24 परगना जिले में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान 3,15,000 वोटरों के नाम काट दिए गए। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू होने में केवल 2 सप्ताह का समय है। कुल वोटरों की संख्या 6,45,00,000 है, जबकि एसआईआर शुरू होने से पहले इनकी संख्या 7,66,00,000 थी।
पिछली बार जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे यानी 5 साल पहले, यहां वोटरों की संख्या 7,34,00,000 थी। समझने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में अब्दुल करीम नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं और खुद एसआईआर में वो ड्यूटी भी कर रहे थे, उनका नाम भी काट दिया। यानी जो सरकारी कर्मचारी है, जिनके पास पासपोर्ट है, तमाम दस्तावेज हैं, फिर भी उनका नाम काट दिया गया है। और तो और जो व्यक्ति खुद एसआईआर की ड्यूटी कर रहा है उसका भी नाम काट दिया जाता है। नाम अब्दुल करीम है। द टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। बताया गया है कि साउथ कोलकाता में 36% नाम काट दिए गए, नॉर्थ कोलकाता में 64% नाम काट दिए गए, साउथ परगना में 45%, नॉर्थ परगना में 55% और हावड़ा में भी 45% काट दिए गए। पत्रकारों ने स्थानीय लोगों से बात किया जिनके नाम कटे हैं, तो उनका कहना है कि यह सारी प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया गया है। शुरू से ही वोटरों का किसी भी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है। सब कुछ चुनाव आयोग अपने मन से कर रहा है और वो अपनी मर्जी से ही मान लेता है कि वोटरों की ही गलती, जबकि ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। ये सब कुछ एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग खुद ही लोगों को जानबूझकर लिस्ट से बाहर करने पर तुला हुआ है। समझने वाली बात यह है और सबसे ज्यादा शर्मनाक, भयावह, चिंताजनक बात यह है कि केंचुआ ये सारी प्रक्रिया करते हुए हर चीज को छुपा कर रखना चाहता है, यानी चोर की तरह व्यवहार कर रहा है। इसलिए वो डिजिटल डेटा नहीं देता, स्कैन कॉपी अपलोड करता है ताकि लोग जांच न कर सकें। जांच करने में खूब सारा समय लगे, मेहनत लगे, पैसा खर्च हो। इस मामले पर हमने विस्तृत चर्चा पिछले दिनों इस वीडियो में किया था, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। केंचुआ कैसे चोर की दाढ़ी में तिनका वाला काम कर रहा है, हर चीज को छुपा कर रखना चाहता है, देखिएगा जरूर। पिछले दिनों ऑल्ट न्यूज ने बताया था कि भवानीपुर और बालीगंज में जिन लोगों के नाम जांच के लिए रोके गए थे, उनमें जब औसत देखा गया तो यदि एक हिंदू मतदाता का नाम रोका गया है तो उसकी तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा मुस्लिम वोटरों के नाम जांच के लिए भेजे गए। अब ऑल्ट न्यूज की नई रिपोर्ट बताती है कि अन्य स्थानों पर भी मुस्लिम वोटरों को लेकर मामला बड़ा गंभीर है। आप अपने सामने इस चार्ट को देखिए। यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र का एनालिसिस दिया गया है। भवानीपुर में लगभग 22% मुस्लिम वोटर है, लेकिन जब जांच के नाम पर रोकने की बात आई तो लगभग 52% मुसलमानों के नामों को ही रोका गया, यानी उनकी समीक्षा की गई। इसी तरह मानिकचक की बात करें तो यहाँ 97% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं की जांच की गई, जबकि हिंदुओं की मात्र 1.5%। मोथाबारी में भी 97% से ज्यादा मुस्लिम वोटरों की जांच हुई, हिंदुओं की मात्र 3%। शमशेरगंज में तो हद ही हो गई, 98.8% जो जांच हुई वो मुस्लिम मतदाताओं की हुई, हिंदुओं की मात्र 2.3%। ऐसा ही हाल बहरामपुर का भी है। यहाँ पर जांच में 61.6% मुस्लिम वोटर थे। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा कि अगर नियम सबके लिए बराबर है तो ज्यादातर समय एक ही समुदाय के लोग इतना काटे क्यों जा रहे हैं? कहीं चुनाव आयोग का सिस्टम पक्षपाती तो नहीं है? अगर सिस्टम सही है तो एक ही इलाके में इतना फर्क क्यों? और जिन लोगों के नाम जांच के नाम पर रोका गया है उनका संवैधानिक अधिकार लूटा जा रहा है। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, ये लोग वोट नहीं डाल पाएंगे तो इस पाप का भागीदार कौन होगा? ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि जल्दबाजी में चुनाव कराना है? क्या धरती पलटने वाली है? और यदि धरती पलटने ही वाली है तो फिर चुनाव करा के करोगे भी क्या? न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट बता रही है कि पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के समर्थक हिंदू शरणार्थी वोटर हैं वो भी काफी हद तक प्रभावित है। जिन लोगों के नाम काटे हैं उनमें बड़ी संख्या में बंगाल से आए हिंदू शरणार्थी हैं, जो आमतौर पर भाजपा के मजबूत वोटर माने जाते हैं। इसी वोट बैंक के सहारे भाजपा पश्चिम बंगाल में मजबूत हुई और अब उन्हीं के नाम कट रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, हमने सरकार पर भरोसा किया, यानी मोदी सरकार पर, और अब हमारा ही नाम काट दिया गया। लोग अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि बहुतों के पास आधार कार्ड, पुराने वोटर कार्ड, दूसरे कागजी प्रमाण, तमाम सरकारी कागजात मौजूद हैं, मगर फिर भी नाम काट दिया। सवाल उठता है कि अगर दस्तावेज होने के बाद भी नाम कट रहे हैं तो फिर एसआईआर प्रक्रिया कितनी सही मानी जाए? और तो और पश्चिम बंगाल में जो शरणार्थी समुदाय है उन्हें डर है कि कहीं ये एनआरसी की तरह मामला न बना दिया जाए, यानी इन्हें भारत से बाहर न करने की बात होने लगे, कैंपों में न भेज दिया जाए, यानी कहीं बांग्लादेश से आए लोगों की सारी सुविधाएं न छीन ली जाए। ये रिपोर्ट बताती है कि कई जगहों पर बहुत ज्यादा नाम काटे गए हैं, कहीं बहुत कम और कहीं एकदम नहीं, यानी प्रक्रिया एक जैसी नहीं लग रही। कहीं कार्रवाई बहुत ज्यादा हुई, कहीं कम हुई और कहीं हुई ही नहीं। पश्चिम बंगाल का मुद्दा हद से ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। खुद बीजेपी का भी अपना वोट बैंक बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। विपक्ष का जो हुआ वो तो हो ही रहा है। बंगाल में मतुआ समुदाय कम से कम 55 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है। 1.25 करोड़ से भी ज्यादा वोटर के रूप में ये लोग हैं, भाजपा का समर्थन करते आए हैं, लेकिन अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये तमाम महिलाएं वोटर लिस्ट से नाम काटने पर अपना अलग अलग दुखड़ा सुना रही हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इनका दुख सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है। लोग परेशान हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा, ये भारत में रह भी पाएंगे या कल को भगा दिया जाएगा। अब जरा ये रिपोर्ट भी देखिए। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने इस
से साझा करते हुए लिखा है कि भारत के 29 राज्यों में से खाली यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के सशस्त्र पुलिस को ही बंगाल में क्यों तैनात किया जा रहा है? इन 3 राज्यों में ऐसा क्या खास है? ये भ्रष्ट ज्ञानेश कुमार और भ्रष्ट चुनाव आयोग इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या कर सकते हैं? अब साकेत गोखले जी को कौन बताए कि अरे अमृतकाल चल रहा है, ये अमृतकाल का केंचुआ है। और ज्ञानेश कुमार उस हद की बेशर्मी दिखा सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। अभी भी इनका कैरेक्टर समझने में कोई कमी रह गई है क्या? और सुन लीजिए गोखले साहब, अब ट्विटर पर लिख के, प्रेस में बयान देकर, हल्का फुल्का विरोध करके आप ज्ञानेश कुमार का कुछ नहीं कर सकते। वैसे कर तो पार्लियामेंट भी कुछ नहीं सकते, काहे कि महाभियोग भी चला नहीं सकते। लाकर देख लिए ना, 193 सांसदों ने हस्ताक्षर करके ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था, लेकिन दोनों सदनों में खारिज कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऊपर से लेकर नीचे तक इतनी ज्यादा बेशर्मी है कि संसद के दोनों सदनों ने बताया तक नहीं खारिज क्यों हुआ। क्या ज्ञानेश कुमार भगवान है? कौन है ज्ञानेश कुमार? अरे जनता के पैसे पर चलने वाले आयोग के मुखिया हैं, और किस तरह बिठाए गए हैं, क्यों बिठाए गए हैं, सब जानते हैं। और जनता इनसे सवाल नहीं कर सकती, विपक्ष इनसे जवाब नहीं मांग सकता। और यदि इन्हें पद से हटाने के लिए कार्रवाई की जाए तो अमृतकाल में लोकसभा और राज्यसभा बिना कोई कारण बताए नोटिस को खारिज कर देते हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण लिखते हैं कि हमारी संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि बार बार कदाचार करने वाले स्पष्ट रूप से पक्षपाती मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, जिस पर 193 सांसदों ने विधिवत हस्ताक्षर किए थे, उसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बिना कोई कारण बताए ही खारिज कर देते हैं। सोचिए भारतीय लोकतंत्र किस गर्त में जा चुका है, कितनी भयावह स्थिति आ चुकी है। 193 सांसदों की बात का कोई मोल नहीं। भाजपाई सत्ता के लिए ज्ञानेश कुमार इतने महत्वपूर्ण हैं कि पूरे लोकतंत्र का गला दबाया जा सकता है एक ज्ञानेश कुमार की कुर्सी को बचाने के लिए। हालांकि आप सबको पता है कि असल में कुर्सी किसकी बचाई जा रही है। ज्ञानेश कुमार तो खाली मोहरा है, चेहरा है। इस पूरे खेल का मास्टर कौन है ये आप सबको पता है। द टेलीग्राफ ने इस रिपोर्ट के जरिए एक राज्य के बारे में, एक राज्य के बारे में आंकड़े दिए, आप भी देख लीजिए। तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर हटा दिए गए, केरला में 24 लाख से ज्यादा, गुजरात में 70 लाख से ज्यादा, बिहार में 68 लाख से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 45 लाख से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 13 लाख से ज्यादा, राजस्थान में 44 लाख से ज्यादा, गोवा में लगभग 1.5 लाख, अंडमान निकोबार में 69,000 से ज्यादा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 1400 और 1,19,000 से भी ज्यादा वोटर हटा दिए गए। सवाल है कि जो लोग हटाए गए क्या वो भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या ज्ञानेश कुमार इन लोगों को देश से बाहर भेजने की व्यवस्था करेंगे? क्योंकि अगर ये देश के नागरिक हैं तब तो इन्हें वोटिंग राइट मिलना चाहिए। संविधान कहता है वोटिंग राइट छीन कर आखिर ज्ञानेश कुमार और उनके आका करना क्या चाहते हैं? क्या उनके लिए सत्ता इतनी महत्वपूर्ण है कि चाहे पूरे देश की व्यवस्था खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, लेकिन कुर्सी बची रहनी चाहिए? दुनिया भर में जब भी किसी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संकट पैदा होता है, संवैधानिक संकट पैदा होता है, जब लोगों के महत्वपूर्ण अधिकार छीने जाते हैं तो सबकी नजर न्यायपालिका पर होती है। और अमृतकाल में ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अमृत वर्षा न्यायपालिका पर ही हो रही है। एसआईआर पर रोक लगाने और उसके भीतर हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने केंचुआ को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने की बजाय खुद ही लाठी डंडा लेके केंचुआ के साथ चल देने का फैसला कर लिया और चलने लगा। न्यायपालिका ने अपने जजों को काम पर लगा दिया एसआईआर करवाने के लिए। यहीं से पूरी कहानी का सार समझ में आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जयमाल्या बागची ने कह दिया कि जिन लोगों का नाम सत्यापन में रुका, यानी जिनका नाम सत्यापित नहीं हो पाया है, उनको हम लिस्ट में शामिल होने की अनुमति नहीं दे सकते। अपीलें लंबित हैं तो रहें, केवल इस आधार पर उनका नाम नहीं जोड़ा जा सकता। यानी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार लूट लिया जाए तो लूट जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब लोग केंचुआ और उसके आका को नाराज नहीं कर सकते। इन्हीं बातों को देखते हुए प्रोफेसर अपूर्वानंद ने लिख दिया कि ये तो लोकतंत्र की निर्मम हत्या है, यानी कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। जजों को लगता है कि उन्हें जनता और राष्ट्र का भविष्य तय करने का अधिकार है। वैसे दर्शकों, आपको याद दिला दें कि यह दुनिया का इतिहास रहा है जब किसी के भी सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे अपीलीय प्राधिकरण गुमनाम नजर आने लगते हैं, गायब हो जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है या वो गुलाम हो जाते हैं, तो फिर जनता दूसरे ही मूड में आ जाती है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, यानी लोकतंत्र की अम्मा के भीतर करोड़ों वोटरों के नाम काटने का जो पाप हो रहा है, इस पाप का भागीदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरह से एसआईआर के मामले को सुनवाई किया है, वो शुरू से लेकर आखिर तक संदेहास्पद नजर आती है। पहले दिन से जो बात मैं कहता आ रहा हूं वही सच साबित हो रही है। जो मुद्दा लेकर लोग एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, जांच करनी थी कि एसआईआर वैध है या अवैध है, उसे छोड़कर जस्टिस सूर्यकांत ने दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया और उस राग का सीधे फायदा बीजेपी को मिला है। बाकी देखते जाइए लोकतंत्र की अम्मा और कितनी मजबूत होती है। आप सभी को यह अमृतकाल बहुत बहुत मुबारक। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।